है और आज हम शुरू करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और हमारा पार्ट बी का पहला सेक्शन है, सेक्शन ए, जो कि है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, सो जनरली ये वन वर्ड या वन लाइनर ही आप कह सकते हैं। ये आपको एमसीक्यू से भी बहुत इजी लगेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइन ऑफ डेल जी फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हमारा डेल जी इक्वल टू क्या होता है? डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन ई एफ। ठीक है, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ रिप्रेजेंट द फैराडे, ई इज द ईएमएफ। और ये हमारा डेल जी हमारा क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। The sign of the del G for electrolytic cells should be negative और E जो है हमारा वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्वांटिटीज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन व्हिच हैज द फॉलोइंग रेट एक्सप्रेशन। अब हमें रेट दिया गया है और रेट बराबर हमें लिखा गया k a to the power 2 b to the power 1। सो ऑर्डर निकालने के लिए हम जो भी हमारे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो पावर में है हम उसे क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो हमारा ऑर्डर 2 + 1 इज इक्वल टू 3। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर दिस फॉलोइंग रेट एक्सप्रेशन विल बी 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Question number 28, which element of the 3D series of the transition metal exhibits the largest number of oxidation states? So, आप 3D का representation यहाँ पे ऐसे किया जाता है, ये एक mistake है। So, 3D series में large number of oxidation state के कौन hold करता है? अगर आप देखिएगा जो मैग्नीज है, आंसर तो आपका हो जाएगा मैग्नीज। ठीक है, इसका आंसर तो हो जाएगा मैग्नीज। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा समझने को समझिएगा तब आप देखते हैं इसका, अगर मैं बना लेती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर 25। अगर मैं इसको लिखूं तो फिर ये हमारा क्या लिखाएगा? आर्गन। मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट करूंगी, सो वो हमारा हो जाएगा 3d5 4s2। तो जब ये आउटर इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है तब ये कन्वर्ट हो जाता है M2+ में। फिर जब धीरे धीरे अपने ये 5 इलेक्ट्रॉन्स भी लूज कर जाता है तो वो आपका बढ़ जाता है M7+ ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इस बीच दौरान जितने भी आपके स्टेट होते हैं ये सब में भी वो एग्जिस्ट करता है। सो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ज्यादा स्टेट्स कौन होल्ड करेगा? मैग्नीज होल्ड करेगा। ठीक है, यही हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये जो हमारा लिगेंड है ये 2 वे बाइंडिंग करता है। ठीक है, अगर इसने N से बाइंड कर रखा है और दूसरा ये C से बाइंड करता है। अगर ये N से बाइंड करता है तो ये कहलाएगा आपका आइसोथियोसाइनेटो, और अगर ये आपका कार्बन से बाइंड कर रहा होता है तो इसे कहेंगे थियोसाइनेटो। ठीक है, एक बार ये N से लिंक हो रहा है, एक बार ये कार्बन से लिंक हो रहा है। इस टाइप के आइसोमेरिज्म को क्या कहेंगे? लिंकेज आइसोमेरिज्म। सो आंसर आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म है। और समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया वो किस मोड से वो बाइंड होगा, सेंट्रल मेटल एटम से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। व्हाई हैज प्रोपेनॉल हायर बॉइलिंग पॉइंट देन प्रोपेन। जैसे कि आप जानते हैं प्रोपेनॉल अगर स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो वो किस तरीके से होगा? 3 कार्बन आएगा हमारा और यहाँ पे OH,
यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। ठीक है, प्रोपेनॉल में आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है जो कि आपका OH है। प्रोपेन में अगर देखिएगा तो वो सिंपल सा आपका एल्केन है। ठीक है, तो जब OH ग्रुप होती है तो वो क्या करवाएगी आपकी दूसरे प्रोपेनॉल मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। So propanol will exhibit intermolecular hydrogen bonding with other propanol molecules। तो ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो एक दूसरे के साथ वो कहीं ना कहीं एक वीक बॉन्ड ही सही पर एक कहीं ना कहीं वो बॉन्ड बना लेता है, जिस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट उसके प्रोपेन से उसके रेस्पेक्टिव एल्केन से बढ़ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, अब टॉलेंस रिएजेंट जनरली यूज किया जाता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें क्या होता है टॉलेंस। अब टॉलेंस रिएजेंट पूछा जा रहा है तो इसमें जनरली क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर यूज किया जाता है। तो हम रिएक्शंस भी देख लेंगे क्या है इसमें। तो ये आपका रिएक्शन हुआ, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या है, अमोनिकल सिल्वर सोल्यूशन है। अमोनिकल सिल्वर सोल्यूशन है जिसका फॉर्मूला ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप यहीं तक लिखिएगा, आपका वेरी शॉर्ट टाइप आंसर है, दिस इज सफिशिएंट, ये पर्याप्त। लेकिन अगर आप थोड़ा आप ऑब्वियसली आप यहाँ आए हैं तो आप कुछ सीख के जाइएगा। तो एल्डिहाइड के साथ साथ जब टॉलेंस रिएजेंट का रिएक्शन होता है तो क्या होता है, वो एसिड में वो ये ग्रुप उसको ऑक्सीडाइज करके एसिड में ले जाता है और यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट किया होता है। होता क्या है इस रिएक्शन में, जैसे कि यहाँ पे एक आपका टेस्ट ट्यूब रखा गया। ठीक है, यहाँ आपका एल्डिहाइड था पहले से, अब इसमें आपका टॉलेंस रिएजेंट को डाल दिया गया। तो रिएक्शन होने के बाद जो टेस्ट ट्यूब के जो सरफेस है, यहाँ पे इनर सरफेस पे क्या हो जाता है, सिल्वर का कोटिंग हो जाता है। जैसे ऐसे में तो आपको इसमें आपका शक्ल दिखेगा नहीं, लेकिन एक बार यहाँ पे सिल्वर कोटिंग हो जाएगा तो आप अपना चेहरा इसमें देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि यहाँ पे एक सिल्वर फिर डिपॉजिट हो जाता है टेस्ट ट्यूब में। एक बार सिल्वर डिपॉजिट हो गया तो ये कंफर्म कर देता है कि ये जो भी हम कंपाउंड से रिएक्ट कर रहे हैं वो हमारा क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर। ठीक है, दिस शुड बी ये Br2। स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। ये हमारा एल्डिहाइड होता है। जब इसमें ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन करवाया जाता है तब आपका यही जो एल्डिहाइड ग्रुप है, बाकी सब ग्रुप जो जैसा है वैसा ही रहते हैं, लेकिन जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। एसिड में कन्वर्ट हो जाने के कारण जो ग्लूकोज है हमारा क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड ये हमारा, so the glucose is converted into gluconic acid। since it is a very short type answer, so आप बस gluconic acid बस मेंशन कर दीजिएगा तो उतना में ही सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, आपको ये रिएक्शन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बस आपके नॉलेज के लिए है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। सो ब्यूटेनल जनरली एयर जब भी आपका है तो वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप मीन्स व्हाट, आपका कार्बोनिल होगा, एक तरफ H होगा, एक तरफ वो C से जुड़ा होगा। तो बना लेते हैं, सिंस ये कौन सा ब्यूट फैमिली का है तो आपका 4 कार्बन आएगा। एक तरफ हम क्या करेंगे, उसको एल्डिहाइड बना देंगे और थर्ड पोजीशन पे उसका हाइड्रोक्सी अटैच्ड है, 1 2 3। नंबरिंग अगर करते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 4। इस पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्सी अटैच होगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक H आ गया, यहाँ पे 2H आ गया। ठीक है, सो ये है हमारा स्ट्रक्चर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल का। जब भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आपका कौन सा एल्केन है, मतलब कौन सा ग्रुप है, ब्यूट है, प्रॉप है, पेंट है, वो हमें बताएगा क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। ब्यूट रिप्रेजेंट 4 कार्बन आटम, तो हम 4 कार्बन आटम बना लेंगे। सबसे पहला हम किसको प्रायोरिटी देंगे, उसके फंक्शनल ग्रुप को। सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को बनाएंगे, उसके बाद उसके आगे जो फंक्शनल ग्रुप अगर कुछ और दूसरे प्रेजेंट होंगे तो उसको हम बनाएंगे। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दिया गया है, एल्डिहाइड को, इसलिए उस पर नंबरिंग नहीं किया गया है, तो बाय डिफॉल्ट हम मान लेंगे कि वो 1 नंबर पे ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो ये है इसका स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें कि हमारा पहला सवाल है आज का, डिफाइन द फॉलोइंग। पहला है मोलालिटी, सेकंड है मोल फ्रैक्शन। तो मोलालिटी ऑलरेडी आपने क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा एमसीक्यू का था वो आपका मोलालिटी से रिलेटेड था, जो कि रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स टू द मास ऑफ द सॉल्वेंट। सो हम देखेंगे मोल, तो हम लिखेंगे मोलालिटी इज ठीक है, जिसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट आपका क्या होगा, वो आपका केजी में होगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन ये आपका रेशियो होता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए एंड बी, तो मोल फ्रैक्शन अगर आपको ए का चाहिए, वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों का मोल्स। ठीक है, सो मोल फ्रैक्शन is the ratio of the moles of the component to the total number of moles of the total number of moles of all the component। ठीक है, तो इसको अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए कि कोई भी कंपोनेंट है जिसमें ए एंड बी प्रेजेंट है, तो अगर आपको मोल्स को हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा आपका, जितना मोल प्रेजेंट है ए का डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हमारा कंपोनेंट दो लिए हैं, तो
ए का मोल्स और बी का मोल्स। सिमिलरली अगर हम कंपोनेंट बी के लिए करेंगे, सो हम उसको कैसे लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी divided by total number of moles of that component. ठीक है? I don't know why the dots are not getting clicked. So ये रहा आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का। हमारा अगला क्वेश्चन है, a solution of copper sulfate is electrolyzed। आपका ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइज्ड। Electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at cathode? आपका कॉपर का मास कितना गिवन है? 63 U। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। सो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट फैराडे लॉ क्या कहता है? जो आपका पहला लॉ है वो आपका फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस का। सो वो कहता है जितना भी मास डिपॉजिटेड हो रहा है वो किसके बराबर होगा? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द करंट पास्ट। ठीक है, ये कहता है जिसको हम अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हम हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमें ऐड करना पड़ता है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? W इक्वल टू हमारा Z Q। Z हमारा रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। ठीक है, सो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब Z इक्वल टू हमारा क्या होता है? Q। Z इज इक्वल टू आपका जितना भी उसका मास होता है, एटॉमिक मास, और डिवाइडेड बाय NF। N is the number of electron and F represent the Faraday constant। So कहीं ना कहीं ये हमारा कांस्टेंट होता है, ये तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा ना, चाहे कोई भी हम कॉपर हम कभी भी यूज करें वो उसका मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये एक तरीका का कांस्टेंट होता है। Q रिप्रेजेंट करता है अमाउंट, इज रिप्रेजेंट द चार्ज दैट इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? I इंटू टी इक्वल टू एटॉमिक मास जो भी यूज दिया गया है। सो अगर हम इसको हम ये करें, क्या करंट हमारा कितना है? 1.5 एम्पियर, और टाइम हमारा कितना गया है? 10 मिनट्स के लिए। अब याद रखिए आपका एसआई यूनिट टाइम के लिए क्या यूज होता है? सेकेंड यूज होता है, तो हम 10 मिनट्स ना लिख के क्या करेंगे? सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड्स में कन्वर्ट करने पे ये हमारा कितना आएगा? 600। एम का वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चंस में? 63, वही आप लिखिएगा। अब ये कॉपर है आपका, सर कॉपर सल्फेट में है, इलेक्ट्रोलाइज होकर डिपॉजिट होगा, तो आप उसका कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और जो आपका फैराडे कांस्टेंट है। ठीक है, सो इसी को आप सॉल्व कर दीजिएगा, फिर आपका मास कितना आ जाएगा? अप्रोक्स 0.296 ग्राम। सो ये आपका मास होगा। सो आपको कुछ नहीं करना है, जनरली आपका फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लगा देना है, जहां पे जो भी मास ऑफ द इलेक्ट्रोड लिबरेटेड और डिपॉजिटेड, वो आपका किससे कांस्टेंट होगा? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास। ठीक है, अब हम इस साइन को हटा के अगर हम इक्वल टू डालते हैं तो हमें क्या करता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? Z लगाते हैं। Z रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू फैराडे कांस्टेंट, और हमारा चार्ज बराबर क्या होगा? टाइम इनटू करंट। सो उसी का वैल्यूज हम पुट कर देंगे और हमारा लगभग ये आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल बी कलर्ड इन aqueous सॉल्यूशन। अब जो भी हमारे एलिमेंट्स कलर्ड होता है, उसे कलर्ड होने के लिए क्या होना पड़ता है कि उसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी होता है। ठीक है, सो हम देखते हैं कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो जरूर से ट्रांजिशन कर पाएगा। जहां हम देखते हैं हमारा कॉपर है, कॉपर का जनरली क्या होगा 3d10 4s0, कॉपर प्लस का तो हमारा यही होगा। इसमें 3d0 हो गया और 4s भी हमारा 0 हो गया। और Mn2 प्लस अगर हम देखें तो ये क्या होता है 3d5 4s0। सो इसमें अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, अगर हम ऑर्बिटल्स के हिसाब से बना भी लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें हमारा 0 आ गया। वही अगर हम देखेंगे स्कैंडियम 3 प्लस का, इसमें भी आपका 0 ही है, इसमें तो खाली ही है। इसमें क्या हो जा रहा है आपका डी ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड रह रहा है। हाफ फिल्ड होने के कारण इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये ट्रांजिशन कर पाएगा और कलर दिखा पाएगा। हालांकि मैग्नीज के लिए बहुत ही लाइट कलर्स यूज किया जाता है। ठीक है, लाइट कलर ही वो शो कर पाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कौन सा है हमारा, अच्छा क्वेश्चन 38 में मैं बुकलेट यूज कर ले रही हूँ जैक का। इसमें ये क्वेश्चन मिसिंग हो गया है। इसमें पूछा गया है राइट द IUPAC नेम्स। IUPAC नेम्स पूछा गया है आपका। ठीक है, तो पहला सवाल है आपका कोबाल्ट, ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा है लिगेंड, हमारा लिगेंड क्या है अमोनिया है, और ये आउटर स्फीयर में आपका क्लोरीन है। सो इसको हम नेमिंग कैसे करेंगे, 6 है तो क्या हो जाएगा हेक्साएमीन कोबाल्ट। अब कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ये 3 क्लोरीन आयन से बैलेंस हो रहा है, तो इसके लिए कितना चार्ज होगा इस कॉम्प्लेक्स पे 3 प्लस का चार्ज होगा, तो कॉपर कितना हो जाएगा 3, तो कोबाल्ट कितना जो 3, और ये हमारा क्या क्या कहलाएगा क्लोराइड। ठीक है, ये हमारा कहलाएगा क्लोराइड। ठीक है, अगला सवाल हमारा है K4 FeCN6 ये। ठीक है, तो पोटेशियम हमारा बाहर है तो उसको हम पहले ही मेंशन कर देंगे पोटेशियम। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे इस पे चार्ज कौन सा है। ये इसमें आपका कितना हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो क्या हो जाएगा -4 का चार्ज, तो x देख लेते हैं, x -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, x इक्वल टू क्या आ जाएगा +2। ये आपका फेरस है। ठीक है, तो इसमें हम कितना चार्ज लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हम 3 मेंशन किए ना, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पे है, तो यहाँ आयरन अपने 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो वही हम मेंशन करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे पोटेशियम इसमें क्या है हेक्सा साइनो फेरेट, फेरेट का कितना है 2 में है। ठीक है, इस तरीके से हमें चार्ज पता चलेगा किसमें किस आटम में कितना है, हमें वो वहां पे वो मेंशन करना है। ठीक है, सो
एनायन के फॉर्म में आ रहा है तो यहाँ पे आपका 8 के टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कौन सा है, थर्ड वाला, CrCl2H2O4। सो इसमें हमारा क्या है, दो लिगेंड प्रेजेंट है, दो लिगेंड में हम उसमें अल्फाबेटिकली देखते हैं कौन सा पहले आएगा। ये रिप्रेजेंट किया जाता है एक्वा से, ये रिप्रेजेंट किया जाता है क्लोरो से। सो टेट्रा एक्वा होगा और यहाँ पे इसमें डाइक्लोरो होगा। सो टेट्रा का टी या डाइक्लोरो का डी हम नहीं देखेंगे, हम उसका लिगेंड का एक्चुअल नेम से देखेंगे, जो कि एक्वा हमारा ए होगा और क्लोराइड क्लोरो से हमारा सी होगा। सो इन दोनों में हमारा एक्वा पहले होगा तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम। डाइक्लोरोक्रोमियम और क्रोमियम हमारे किस में, ये आयन के फॉर्म में है, तो हम ये और किस स्टेट में अगर होगा इसमें चार्ज, तीन चार्ज होगा क्योंकि आपका वो बैलेंस किया जा रहा है बाकी। तो डाइक्रोमियम आयन, ये सब हमारा कॉम्प्लेक्स था, इसमें चार्ज है तो ये हम आयन के फॉर्म में से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये 38 क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों क्वेश्चंस लिखा नहीं गया, खैर कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स। सो ये आपका तीन रिएक्शन दिया गया है, हमें इसका प्रोडक्ट बताना है। तो अगर आइए हम इसका रिएक्शन फिर से लिखते हैं और करते हैं। सो ये आपका क्या गिवन है, ये आपका कीटोन गिवन है, ये आपका कीटोन गिवन है, ठीक है। इसका रिएक्शन हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी हाइड्रोक्सी अमीन रिएक्ट करेगा कीटोन के साथ तो ऐसे हम एलिमिनेशन कर देते हैं वाटर का, एक मोल ऑफ वाटर आपको हटाना है, ठीक है। तो एक मोल ऑफ जब वाटर आप एलिमिनेट कर दीजिएगा फिर आपका क्या आएगा, तो ये है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये यूज किया जाता है बेंजीन के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। फॉस्फोरस एसिड दिया जाता है, इसमें आपका बेंजीन निकल जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन एज अ फ्री गैस निकल जाएगा और HCl, ये सब, ये तो बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, बेंजीन बनता है। ये ये आप, ये क्वेश्चन पहले भी आप एमसीक्यूज में देखे होंगे, ये हमारा क्लीमेंसन रिडक्शन है। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, जिंक एमलगम, जो भी मरकरी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है जनरली उसे एमलगम के नाम से जाना जाता है, तो जिंक एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl। सो ये करता है, ये कार्बोनिल का जो ग्रुप है उसको वो रिड्यूस कर देता है, तो वो आपका, अगर आप इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में भी देखेंगे तो क्या होगा, इस फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा, ये इथाइल वाला ग्रुप है, तो ये रिड्यूस होके क्या हो जाता है, ये रिड्यूस होके ये हो जाएगा आपका, ठीक है, कीटो ग्रुप रिड्यूस होके एल्कीन में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब अब अगला सवाल है, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्शन। सो बेंजीन से हमें कहाँ तक जाना है, नाइट्रोबेंजीन पे। तो हम बना लेते हैं, हमारा बेंजीन है ना, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा रिएजेंट डाले कि वो नाइट्रोबेंजीन दे दे। सो नाइट्रोबेंजीन के लिए क्या होता है कि हमें
सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दिया जाता है। ये हमारा नाइट्रेशन नाइट्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब ये हमारा नाइट्रेटिंग एजेंट होता है। बेंजोइक एसिड से हमें क्या बनाना है? एम ब्रोमो, मानी मेटा पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप आ गया। इसके लिए हम क्या करते हैं? ब्रोमिनेशन करवा देते हैं। तो ब्रोमिनेशन करवाने पे क्या होता है कि आपका बेंजोइक एसिड आपका क्या हो जाता है? ब्रोमो बेंजोइक एसिड में एम ब्रोमो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इट विल टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ FeBr2। अब अगर हमें सल्फोनेशन भी कराना है, नाइट्रेशन भी कराना है बेंजोइक एसिड में, यहाँ पे आपका नाइट्रेट आयन आ जाएगा, SO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? 1 क्लोरोब्यूटेन टू N ऑक्टेन। ठीक है, N ऑक्टेन मतलब ये एलिमिनेट होके सेम चीज रिपीट होगा, ठीक है। वुड्स रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। वुड्स रिएक्शन में जनरली हमें यूजफुल होता है सिमेट्रिकल टाइप ऑफ एल्केन बनाने के लिए। जैसे अगर हमें प्रोपेन बनाना है तो वो मेथड वायबल नहीं होगा, हमें गिलमैन्स रिएजेंट यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर हमें सिमेट्रिकल एल्केन की फॉर्मेशन करना है तो हम वुड्स रिएक्शन के थ्रू, जहाँ पे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर किया जाएगा अल्काइल हैलाइड के साथ, वो सेम चीज रेप्लिकेट कर देता है, ठीक है। अब हम आगे वाले बढ़ते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन। हम लिख लेते हैं इसका क्या क्या होने वाला है, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या होता है? जनरली आपका फोल्डिंग्स होता है। These proteins are folded to form three-dimensional structures. और जनरली ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? अगर हम एग्जांपल्स देखेंगे तो जो आपका व्हाइट पार्ट होता है एक का एल्बुमेन्स में, व्हाइट पार्ट जो होता है उसमें आपका ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। वही फिब्रस प्रोटीन हमारा क्या होता है? these protein are of linear structure, linked by hydrogen bonds, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, इसका एग्जाम्पल आपका जनरली क्या होगा? आपका मायोसिन्स इन मसल, मायोसिन इन, ठीक है। तो जनरली आपका ये होता है। ये आपका फोल्डेड होता है ग्लोबुलर, और याद रखिए फिब्रस हमारा क्या होता है? लीनियर स्ट्रक्चर जैसे बना होता है, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन DNA एंड RNA, तो इसका अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? DNA बाय द नेम ओनली, डीऑक्सी राइबोज होता है इसमें, डीऑक्सी राइबोज, ये क्या हो जाएगा? राइबोज होता है। नेक्स्ट फिर आपका
ये क्या होता है, डबल स्ट्रैंड में होता है। नेक्स्ट इसका क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड में ही होता है आरएनए हमारा। फिर आपका जो बेस होता है, इसमें बेस कौन सा यूज किया जाता है, बेस इसमें आपका कौन सा यूज होता है, थाइमीन। और उसमें बेस आपका कौन सा यूज होता है, यूरासिल। ठीक है, सो ये आपका डिफरेंस बिटवीन क्या है, डीएनए एंड आरएनए। अब हाँ, आगे हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसको हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।